नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आरएन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य रोड शो के साथ। बिहार की राजधानी पटना में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ सड़कों पर उमड़ी और समर्थकों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री गांधी मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला। माना जा रहा है कि आगामी चुनावों को देखते हुए प्रधानमंत्री का ये दौरा राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। तो बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान में आयोजित कैबिनेट विस्तार समारोह में बड़ा राजनीतिक दृश्य देखने को मिला। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले नए मंत्रिमंडल कई विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। भगवान सिंह कुशवाहा, शंकर प्रसाद, मदन सहनी, संतोष कुमार सुमन और रमा निषाद शामिल हैं। तो वहीं आपको चले इस कई नेता ने मंत्री पद की शपथ, कैबिनेट विस्तार का भव्य आयोजन किया गया। सम्राट चौधरी सरकार ने नए मंत्रियों की उन्होंने शपथ भी ली। तो वहीं आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं कैबिनेट विस्तार, नए मंत्रियों ने ली शपथ। बिहार सरकार के नए मंत्रिमंडल का हुआ गठन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जहां कई नए चेहरों को मिला मंत्री पद का दायित्व। साथ ही केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में हुआ ये बड़ा आयोजन, जहां इस दौरान कई बड़े नेता शामिल रहे। बिहार की राजनीति में नए समीकरणों की शुरुआत, जहां भगवान सिंह कुशवाहा, अरुण शंकर प्रसाद, मदन सहनी बने मंत्री। संतोष कुमार सुमन, रमा निषाद, रामकृपाल यादव ने भी शपथ इस दौरान ली। नीतीश मिश्रा, दामोदर रावत, संजय सिंह और अशोक चौधरी भी शामिल रहे। श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा का भी नाम इनमें शामिल है। साथ ही दिलीप कुमार जायसवाल, निशांत कुमार और लेसी सिंह ने भी शपथ ली। गांधी मैदान में भव्य कैबिनेट विस्तार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिहार सरकार के नए मंत्री मंडल का गठन किया गया। तो वहीं तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा अपडेट सामने आया है। टीवी के प्रमुख 3 आपको बता दें, तिरुसी जोसेफ विजय अभी तक शपथ नहीं ले सकते जब तक विधानसभा में बहुमत साबित नहीं हो जाता। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्कल ने स्पष्ट किया कि राज्य में स्थिर सरकारी जरूरी, आपको बता दें स्थिर सरकार की जरूरत भी है, इसलिए पहले बहुमत का समर्थन दिखाना होगा। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही विजय अपने बहुमत का समर्थन साबित करेंगे, उन्हें सरकार गठन और शपथ ग्रहण की अनुमति मिल सकती है। ये मुलाकात चेन्नई स्थित लोक भवन में हुई, जहां राजनीतिक स्थिति को लेकर अहम चर्चाएं भी हुई। तो वहीं आपको बता दें, टीवी के अभी भी बहुमत से दूर राज्यपाल ने मांगे समर्थन पत्र। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर जयपुर में भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि यह ऑपरेशन अंत नहीं, बिल्कुल आपको बता दें बल्कि शुरुआत है और आतंक के तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सेना ने एक भावुक वीडियो जारी किया है, जिसमें जवानों की देशभक्ति, साहस और अदम्य बहादुरी को दिखाया गया। वीडियो में सैनिकों के समर्पण और मिशन के दौरान उनके जज्बे को विशेष रूप से दर्शाया गया। सेना का ये वीडियो न सिर्फ ऑपरेशन की उपलब्धियों को याद दिलाता है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए हर पल तत्पर जवानों की भावना को भी सामने लाता है। वहीं आपको बता दें, देशभक्ति और शौर्य का दिखा India will identify, track and punish every terrorist and their backers.
साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। तो वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर वियतनाम के राष्ट्रपति टोलाम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। राष्ट्रपति टोलाम भारत दौरे पर मुंबई पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। एयरपोर्ट पर अधिकारियों और गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। वहीं भारत और वियतनाम के बीच मजबूत होते संबंधों के बीच इस दौरे को काफी अहम भी माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। तो वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा के इस्तीफे को लेकर अब तक स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। साथ ही आपको बता दें, इस दौरान उनके इस्तीफे को लेकर लगातार चर्चाएं तेज है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफे को लेकर अब तक आपको बता दें, इस दौरान स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी तक उनका इस्तीफा औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया। यही वजह रही कि उनका नाम अब भी हाईकोर्ट को आधिकारिक वेबसाइट पर बना हुआ है। आपको बता दें, करीब 1 महीने पहले दिल्ली स्थित सरकारी आवास में कथित तौर पर नोटों की गड्डियां मिलने के बाद मामला को नियुक्ति पत्र दिए गए। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा विभाग के आपको बता दें 272 अनुदेशकों और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के 7 नर्स, हॉस्टल वार्डन एवं कंपाउंडर को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शिता भर्ती प्रक्रिया से युवाओं को रोजगार मिल रहा है और प्रदेश में सेवा क्षेत्र को नई मजबूती भी मिल रही है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन रोजगार के अंतर्गत जो पिछले कई दिनों से हम अलग अलग विभागों के नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं, आज उस श्रृंखला में यहां पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित आयुष विभाग के प्रोफेसर, रीडर, स्टाफ नर्स, चिकित्सा अधिकारी के 202 पदों पर आज नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है। भाग में 272 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है और दिव्यांगजन कल्याण विभाग के 7 कार्मिकों को भी आज यहां पे नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है। यानी कुल 481 प्रदेश के नौजवानों को उनके सपनों को उड़ान देने के लिए, उनके माता पिता, उनके अभिभावकों के सपने को साकार करने के लिए आज यह एक अवसर नियुक्ति पत्र वितरण का है। इस अवसर पर मैं आप सबको, आपके परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामना देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो हमारे अध्यक्ष और पदाधिकारी हैं, जो वहां के अधिकारीगण हैं, उनको, जिन्होंने नियुक्ति की इस पूरी प्रक्रिया को पूरे निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से संपन्न करके और आज यह अवसर आपके जीवन के सुनहरे अवसर में बदलने का कार्य किया है। याद रखना, आपने पूरी प्रक्रिया में देखा होगा कि आपको कहीं भी सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई। हां, वेरिफिकेशन में थोड़ी देर आयुष में जरूर हुई थी और मैंने भी कहा था विभाग से भी और प्रशासन से भी कि इस प्रक्रिया को जब एक बार रिजल्ट निकल गया है तो ससमय उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन आपने जैसे ही ये जगह निकली होंगी, विज्ञापन निकले होंगे, आपने आवेदन किया होगा। परीक्षा की तिथि और परीक्षा की तिथि के बाद भी परिणाम आने या किसी भी स्तर पर
किसी भी प्रकार की सिफारिश या अन्य किसी भी प्रकार के अनैतिक साधनों का उपयोग करने के लिए किसी भी स्तर पर कोई गुंजाइश नहीं थी। यानी नियत साफ हो और स्पष्ट नीति हो तो परिणाम आने में देर नहीं लगती है, और वही परिणाम आज आपको नियुक्ति पत्र वितरण के रूप में यहां पर उपलब्ध हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने लगातार नियुक्ति पत्र वितरण के नए कीर्तिमान को स्थापित किया है। कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया इतनी निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो पाएगी। कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में जो प्रक्रियाएं हैं, यूपी के नौजवानों को यूपी के अंदर इतने सहजता सरलता के साथ नियुक्ति पत्र वितरित हो पाएंगे। लेकिन मुझे आज प्रसन्नता होती है जब मैं देखता हूं कि प्रदेश में हम लोगों ने जो प्रक्रिया बनाई, अलग अलग आयोग बोर्ड को जवाबदेही के साथ तकनीक का उपयोग करते हुए किसी भी प्रकार के किसी भी उस नौजवान के साथ जो योग्य है उसके साथ अन्याय न होने पाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जब बाध्य किया, परिणाम है 9 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नियुक्ति पत्र के माध्यम से नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवाए हैं। पिछले 15 दिन के अंदर ये हमारा चौथा नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। याद करिए, मैंने 26 अप्रैल को पहला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर 60,000 से अधिक पुलिस आरक्षियों के पासिंग आउट परेड को यहां पर संपन्न करवाया था। इसके उपरांत लगातार 4 बड़ी नियुक्तियां, 2 में जो भर्तियां हुई थी वो 1100-1200 तक हुई थी। पिछले सप्ताह भी हम लोगों ने नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को संपन्न किया और आज फिर ये चौथा नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी का उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनने के लिए हृदय से स्वागत भी करता हूं। सरकार की भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। देखिए, जब योग्य और प्रतिभाशाली युवा किसी व्यवस्था का पार्ट बनते हैं तो उस व्यवस्था में एक गति आती है। गति जितनी अच्छी होगी, प्रगति भी उतनी ही अच्छी दिखाई देगी। याद रखना, दोनों के आपस में एक बेहतरीन संबंध है। गति जितनी अच्छी होगी, प्रगति उतनी ही तीव्र दिखाई देगी और उसका परिणाम निष्पक्ष भर्ती नहीं होती थी, पैसा लेकर के भर्ती की जाती थी, नौजवानों का शोषण होता था, जाति देख करके, मत और मजहब देख करके, क्षेत्र देख करके भर्तियां होती थी। परिणाम क्या होता था? नौजवान हताश होता था, निराश होता था, पलायन करता था। यूपी की प्रगति बाधित होती थी और बाधित ही नहीं होती थी, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में आ गया था। उत्तर प्रदेश में हताशा निराशा का वातावरण था। उत्तर प्रदेश अराजकता की ओर चला गया था। पहचान का संकट न केवल नौजवानों के सामने बल्कि उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के सामने पहचान का संकट आ गया। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश। आप देश में या दुनिया में चले जाइए, कोई अच्छी निगाह से नहीं देखता था, शक की निगाह से देखता था। लोग अगर यूपी का नाम आ गया, अगर आपके पास खड़ा है तो 10 कदम पीछे हट जाता था। आप सोचो, एक पहचान का संकट
जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को भ्रष्ट प्रदेश के रूप में, गुंडा प्रदेश के रूप में, अराजक प्रदेश के रूप में बनाया, उन्होंने उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का संकट भी खड़ा किया। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि अब आप देश में कहीं चले जाइए, दुनिया के अंदर कहीं चले जाइए, यूपी का नाम आएगा, सामने वाले का चेहरा चमकता हुआ दिखाई देता है, वह आपके स्वागत के लिए उत्सुक दिखाई देता है। यह है परसेप्शन। परिणाम है, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने, उत्तर प्रदेश का वार्षिक बजट को भी 3 गुना करने। तो वहीं कर्नाटक में मैसूर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्र की परिभाषा और भारत की सांस्कृतिक और को भी लेकर बातें कही। तो इस दौरान आपको बताते चले, उन्होंने इस दौरान कई बातें भी की। साथ ही every nation has a message to deliver. Every nation has a mission to accomplish. Every nation has a destiny to fulfill. What is that nation? Universally it is accepted. Nation is the land, the people, their state, with all its paraphernalia. Chanakya also says, Janapadavati Bhumi, plus Rajya, Bala, Durga, Kosha, Amatya, and so on. We need not go into meaning of each one, but land, people, and state. In West, state is the prominent factor, main factor, the causal factor of nation. But in our country, causal factor is not the state. It is the Janapadavati Bhumi. We had our state. There were Chakravati Samrats who ruled all over Bharat. We had our states also. In Veda we say, Om Swasti, Ramrajyam, Bhautyam, Parajyam, Vairajyam, Parametyam, Rajyam, Maharajyam, Adhipatya, Samanta Paryayi, Sarvabhaumo, Narvaya. These are all the methods of government. In Bharat, there were many states differently governed by all these methods each. तो वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की। इस बैठक को विपक्षी एकजुटता और आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। मुलाकात के दौरान कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की इस मुलाकात ने सियासी हलकों में, आपको बता दें, चर्चाएं भी तेज कर दी। विपक्षी दलों के बीच समन्वय और भविष्य की रणनीति को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह ने पंजाब में हुए धमाकों को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का आईएसआई के साथ गहरा गठबंधन है और साथ ही आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने मिशन पंजाब का हिस्सा भी से बताया। उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है। बीजेपी की ओर से फिलहाल इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। कल पंजाब में 2 स्थानों पर ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी बौखलाकर जिस तरीके से सामने आकर बयानबाजी कर रही है, इससे मुझे याद आता है कि 2017 के चुनाव के पहले जब वहां पर अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी, ऐसे ही मॉल का ब्लास्ट कराया गया था। उसका कोई अता पता नहीं चला, लेकिन तब शासन था भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का।
और अब जब ये ब्लास्ट हुआ है तो बंगाल के चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी कह रही है अब हमारा मिशन पंजाब है। मिशन पंजाब क्या है बीजेपी का? ब्लास्ट कराना। तो वहीं 2026 के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग लगातार सख्त कार्यवाही कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया कि अब तक 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा के अवैध प्रलोभन जब्त किए गए। इनमें बड़ी मात्रा में नकदी, शराब, ड्रग्स, सोना चांदी और मतदाताओं को बांटने के लिए रखे गए अन्य सामान शामिल है। वहीं आयोग के मुताबिक राज्यों में उड़नदस्ता टीमों और पुलिस के निगरानी दलों की मदद से लगातार जांच कर छापेमारी लगातार की जा रही है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए आरएन टीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।